अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। रुकावटें ख़त्म, ताहयात नाअहली की जंजीरें टूट गई। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के लिए इलेक्शन से पहले मैदान साफ हो गया है। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी नाअहली की मुद्दत 5 साल करने और इलेक्शन की तारीख का इख्तियार सदर से लेकर इलेक्शन कमीशन को देने का बिल मंजूर कर लिया है। सदर आरिफ अलवी की हज पर रवानगी के बाइस बिल पर दस्तखत में जो ताखीर का इम्कान था वो भी दूर हो गया है। कायम मकाम सदर संजरानी के हलफ लेने के बाद हुकूमत बासानी बिल पर दस्तखत करवा लेगी। बिल के तहत इलेक्शन कमीशन न सिर्फ इंतखाबात की तारीख दे सकेगा बल्कि शेड्यूल में भी तब्दीली कर सकेगा। गुज़िश्ता रोज़ लंदन से दुबई पहुंचने वाले नवाज शरीफ ने आज अहम मुलाकातें की हैं, जिसमें कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए कानूनी टीम की तश्कील और वापसी के प्लान पर गौर किया गया है। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के बजट की भी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद IMF प्रोग्राम भी बहाल होने का इम्कान है। कल सुप्रीम कोर्ट शहरियों की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर अहम समाअत भी होने जा रही है और ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़रोग नसीम को अपना वकील मुकर्रर कर दिया है, जो कल सुप्रीम कोर्ट में उनकी नुमाइंदगी ऑब्वियसली करेगा। इन तमाम मौज़ूआत पर और मुस्लिम लीग नून के फैसलों और सियासी मुस्तकबिल पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा के तर्जुमान, साबिक गवर्नर सिंध, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ज़ुबैर साहब, सर नाअहली की मुद्दत 5 साल तक करने का बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी ऑब्वियसली मंजूर हो गया है। जल्द ये कानून भी बन जाएगा क्योंकि सदर के हज पर जाने की वजह से जो रुकावट थी अब वो भी ऑब्वियसली उसका भी इम्कान ख़त्म हो गया। लेकिन मियाँ साहब के वो फिर भी सर अदालत के सामने तो सरेंडर करना पड़ेगा। कानून साजी के बाद भी मियाँ साहब को तो सर कोई बड़ा रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ज़ुबैर साहब, नहीं, ये बहुत बड़ा रिलीफ है। रिलीफ क्या है, मतलब ये उनका हक बनता था। उनको गलत तरीके से डिस्क्वालीफाई किया गया था 28 जुलाई 2017। अब मेरा ख्याल है इस पर तो अब सब मुत्तफिक हैं। वो भी जो उनके खिलाफ थे उस वक़्त या खुशियाँ मना रहे थे कि जी बड़ा सही फ़ैसला हुआ है। तो ये तो एक हक बनता था। 5 लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन थी, तो एटलीस्ट ये तो हो गया कि वो जो उन्होंने मुश्किल वक्त गुजारा है जो कि नाहक था और जो ज़्यादती और जुल्म के अलावा उसको कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब ये तो एक रिस्टोर होना था, ये जो गलत कदम उठाया गया था 28 जुलाई 2017। ऑफ कोर्स जहांगीर तरीन को भी इसका फ़ायदा होगा और उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता कि उनको सही था या गलत था। जो गलती लग रहा था वो भी इमरान खान की वजह से जहांगीर तरीन को लटका दिया गया था, बिकॉज बैलेंसिंग एक्ट तो करना था कि मियाँ नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था, वहाँ इमरान खान और जहांगीर तरीन में से एक को करना था। तो साकिब निसार ने जाहिर सी बात है इमरान खान को बचाना था, तो जहांगीर तरीन उसकी लपेट में आ गए। दूसरे जो मामलात हैं जो आपने कहा कि जो कानूनी मामलात हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि उनकी कन्विक्शन हुई थी जिसमें उनको सज़ा हुई थी। 1 या 2 केसेस हैं, तो वो जो केसेस हैं वो तो इस डिस्क्वालिफिकेशन से अलग हैं। उसके लिए जो आपने जिक्र किया ना कानूनी टीम, उसके लिए कानूनी टीम बनाई गई है जिसको लॉ मिनिस्टर साहब जिसकी सरबराही करेंगे और वो ये देखेगा कि उसमें जो कन्विक्शन वो भी गलत हुई थी, उसका कुछ सेंस नहीं था। वो जाहिर है उस वक़्त हवा का रुख दूसरी तरफ था, तो कन्विक्शन तो करनी थी उनको किसी न किसी तरह से। ये पहली दफ़ा नहीं की गई थी, 2000 में भी हुआ था, 93 में भी हुआ था। पाकिस्तान में ऐसे ही होता है। मियाँ नवाज शरीफ के साथ 3 दफ़ा हुआ है। अल्लाह करे वो उससे भी ज़ाहिर है उनका हक बनता है कि जो वो कन्विक्शन हुई थी उसको रिवर्स किया जाए, लेकिन उसको कानूनी तरीक़ेकार जो है वो जो पेचीदगियाँ हैं उसको कैसे हैंडल किया जाएगा वो ये कमेटी देखेगी। सही। अच्छा सर, ये भी क्या तय हुआ है कि मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म होने के बाद ही इलेक्शन में उतरा जाएगा? नहीं, उससे क्या ताल्लुक़ है मियाँ साहब की नाअहली का और इलेक्शन का? कोई रिलेशनशिप नहीं है। ज़ाहिर है 5 साल की मुद्दत पूरी हो रही है उसकी जो असेंबलीज़ हैं, तो वो 5 साल की अगस्त की 13 या 14 तारीख को पूरी हो रही है। उसके बाद ज़ाहिर है 2 महीने का पीरियड होता है इलेक्शंस में। उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउ है हुकूमत को, जो भी हुकूमत में हो, कि वो
अगस्त 13 से एक हफ्ता पहले या 4 दिन पहले भी असेंबली बर्खास्त कर सकते हैं। उस सूरत में फिर 3 महीने मिल जाते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड है। तो या अक्टूबर में इलेक्शन होंगे या नवंबर में इलेक्शन होंगे, और अल्लाह करे कि जब तक इलेक्शन हो उस वक्त तक मियाँ साहब के लिए कोई रुकावट ना हो। नाअहली तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो जो केसेस हैं उसमें भी कोई रुकावट ना हो और वो भरपूर अंदाज में कैंपेन कर सकें। और मैं आपको किरण यहाँ ये बता दूँ आपके सुनने वालों को भी, देखिए 2002 में वो इलेक्शंस में हिस्सा नहीं ले सकते थे बिकॉज ही वाज फोर्स्ड आउट बाय जनरल मुशर्रफ ऑन इन, वो एग्जाइल में गए थे, आपको पता है। 2008 में जब इलेक्शन हुए हैं तो उस वक्त उनके ऊपर वो पेंडिंग केस था, ही वाज नॉट एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस इन 2008। जनरल मुशर्रफ खुद उस वक्त सदर थे जब 2008 का इलेक्शन हुए। 2018 में वो जेल के अंदर थे मरीम नवाज के साथ, तो ज़ाहिर है इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्वाय 2013 के आप खुद सोचें कि एक क्या मतलब ज्यादती मियाँ नवाज शरीफ के साथ रही है कि 25 साल गुजर गए हैं, एक इलेक्शन में उनको हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई है। और जाहिर सी बात है उन कुव्वतों ने उनको रोका जो डरते थे कि मियाँ नवाज शरीफ अगर इलेक्शन में उतरेंगे तो वो ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर। 97 का इलेक्शन उससे पहले हुआ था, 2/3 मेजोरिटी ली थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने, और वो जाहिर है उसका इंटायर क्रेडिट और लोगों को भी जाता है, बट प्राइमरीली मियाँ नवाज शरीफ। अच्छा जुबैर साहब, आपने वो जो असेंबलीज की प्रोविजन की बात की, असेंबली जब अगर तहलील होती है और अगर वक्त से पहले तहलील कर देते हैं तो उसके लिए सर सदर की अप्रूवल की जरूरत होगी जुबैर साहब? नहीं, वो मतलब एक मुझे नहीं पता कि वो कानूनी तौर पर एक साइन करना होता है या क्या करना होता होगा सदर, लेकिन उनके पास कोई वो अथॉरिटी नहीं है कि वो उसको रोक सकें। बिकॉज असेंबली, आपको याद होगा जब अप्रैल 3 अप्रैल था शायद, 3 अप्रैल 2022 को जब वो गलत तरीके से डिप्टी स्पीकर सूरी साहब ने कहा था कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकता और ये रिजेक्ट करता हूँ, तो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त इमरान खान थे, उन्होंने विद इन मिनट्स असेंबली डिसॉल्व करने का कानून बना दिया और प्रेसिडेंट साहब ने विद इन मिनट्स ऑफ दैट उसको भी साइन ऑफ कर दिया था। नोटिफिकेशन भी पहले से तैयार था सब कुछ, तो वो उस बट ही कांट स्टॉप इट, मतलब उसमें वो क्या कर सकते हैं, रोक तो नहीं सकते हैं। सही। अच्छा सर, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग हो रही है, बड़ी सारी बातें हो रही हैं, तो आप यहाँ पर मौजूद हैं, आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसे नेगेट कर सकते हैं। दुबई में सारा ख़ानदान इकट्ठा हुआ है, शरीफ ख़ानदान, तो क्या सर पाकिस्तान वापसी के हवाले से कोई तारीख वगैरह डिसाइड हो रही है? एक तो ख़ानदान को इकट्ठा ही होना चाहिए जितना मौका मिले किसी भी ख़ानदान के लिए। मियाँ नवाज शरीफ के ख़ानदान के साथ आपको पता है बहुत ही ज़्यादती, जो मैंने अभी आपको बताया है कि 2000 से लेके 2008 तक, 2007 के एंड तक वो ज़ाहिर एग्जाइल में थे। बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ कि जी उनके जिस तरह फादर की डेथ हुई तो वो नहीं आ सकते थे पाकिस्तान दफनाने के लिए, उनकी मदर की डेथ हुई तो वो उस वक्त जेल में थे और वो जेल से आपको पता है किस कंडीशंस में बाहर आए थे। तो ये मेरा ख्याल है उस हवाले से तो जितना उनको मौका मिलता है वो यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। वापसी की डेट हो रही है, फाइनलाइज खानदान का इकट्ठा होना तो अच्छी बात है, जाहिर सी बात है, ये बात तो होगी कि खानदान के, जाहिर है दूसरे लोग भी हैं खानदान के, लेकिन उसकी जो मेन चीज़ जो है उसका जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि वो बड़ा इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से उनकी वापसी हो जिसमें कम से कम जो लीगल हिच हो और उनके लिए कम से कम वक्त में उनके लिए वो जो कन्विक्शन है वो रिवर्स हो सके और वो लीड कर सकें इलेक्टोरल कैंपेन को पीएमएलएन के बिहाफ पर। बिकॉज जाहिर सी बात है पीएमएलएन का वोट जो है वो उनके मरहून मिन्नत है और पाकिस्तान के अवाम जाहिर है उनको देखना चाहते हैं कि वो आएँ और पाकिस्तान के अवाम के सामने जाएं, पूरे पाकिस्तान में जाएं। जुबैर साहब जी, जुबैर साहब, इससे पहले पिछले 1-1.5 साल से मैं आप लोगों से ही सुनती रही कि जब मियाँ साहब वापस आएंगे तो उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा, लेकिन फिर पिछले कुछ दिनों से ये जुमला तब्दील हुआ और फिर ये सुनने में आया कि मियाँ साहब जब वापस आएंगे तो वो कानून के सामने सरेंडर करेंगे, यानी कि वो जेल जाएंगे। तो सर अभी फाइनल क्या हुआ है, क्या लाहौर में इस्तकबाल होगा या मियाँ साहब आकर अपने आप को कानून के सामने सरेंडर कर देंगे? पहली बात तो ये है कि अवाम जो हैं, सपोर्टर्स जो हैं, वर्कर्स हैं पीएमएलएन के,
वो तो लाखों की तादाद में चाहेंगे कि वो जाएं और उनका निशान इस्तकबाल करें। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो कराची से लेके खैबर तक कोई ऐसा शख्स नहीं होगा PMLN का जो नहीं चाहेगा कि जब मियां नवाज शरीफ वापस आएँ तो उनके इस्तकबाल के लिए वो जाएँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब तक ये जो कानूनी इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता तो उसी के हिसाब से फिर प्रोग्राम बनाया जाएगा कि जब वो आएंगे तो क्या होगा, इस्तकबाल किया जाएगा या क्या किया जाएगा। एनीवेज मतलब लोगों को तो मेरा ख्याल आप रोक नहीं सकेंगे कि वो इस्तकबाल करने के लिए पहुंचेंगे। ठीक ठीक, यानी कि ये अभी डिसाइड होना बाकी है। अच्छा सर, ये फरमाइए, पंजाब जीतने की सूरत में मरियम नवाज साहिबा क्या वज़ारत आला के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार होंगी? ये तो मेरा ख्याल है पार्टी लीडरशिप मियां नवाज शरीफ ही फैसला करेंगे कि कौन पंजाब का वज़ीर आला होगा। मरियम नवाज ने अपने आप को पिछले 4 साल में इस्टेब्लिश किया है एज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर PMLN लीडर्स। लोग उनके पीछे आते हैं, देखने आते हैं। और आपने देखा कि जब PMLN को उस वक़्त जब ऑपोजिशन में थे, जब PTI की हुकूमत थी, उस वक्त जो माहौल था, किसी एक फिगर को लीड करना था, पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड डिफायंस जिसको आप कहते हैं, बिकॉज वो जो माहौल था पकड़ धकड़ का माहौल था और लोग अंदर बंद हो रहे थे। ज़ुबैर साहब, इस बात में जो आप बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब तक मुस्लिम लीग नून ऑपोजिशन में रही सर, थ्रू आउट आप लोग जो भी बाई इलेक्शंस होते रहे वो मुस्लिम लीग नून जीतती रही और इसमें कोई शक भी नहीं है कि मरियम नवाज साहिबा क्राउड प्लेयर हैं। लेकिन सर ये फरमाइएगा कि आप कह रहे हैं कि इस बात का डिसाइड तो ऑब्वियसली मियां साहब करेंगे, लेकिन पार्टी के अपने अंदर क्या राय मौजूद है मरियम नवाज साहिबा के हवाले से? क्या अगर पंजाब में आप लोग इलेक्शन जीतते हैं तो मरियम नवाज साहिबा वज़ारत आला की उम्मीदवार होंगी? मुझे मैंने कहा मैं तो बिल्कुल इस पर स्पेकुलेट नहीं कर सकता, बट इतना ज़रूर मैं कहूँगा जो वर्कर्स हैं अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ पाकिस्तान वो चाहेंगे कि मरियम नवाज कोई इम्पोर्टेंट ओहदे पर आएँ, क्योंकि उन्होंने उस वक्त लीड किया पार्टी को जब मुश्किल तरीन वक्त था और कोई निकलने के लिए तैयार नहीं था। और ये वो वक्त था जबकि मरियम नवाज के टिकर तक नहीं चल सकते थे, कवरेज तो दूर की बात है। तो वो जो मैंने कहा ना कि जब वो जो उस वक्त का माहौल था, उस वक्त एक बहुत बड़ा क्रिस्मेटिक और करेजियस लीडर की ज़रूरत थी और वो मरियम नवाज की सूरत में उभर के सामने आई। तो वो जाहिर सी बात है उन्होंने जो इतना मेहनत की है और रेजिस्टेंस और डिफायंस शो किया है एंड वो जो पॉपुलैरिटी गेन की है उसका रिवॉर्ड अवाम चाहेंगे कि किसी ना किसी सूरत में जरूर होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है ये जरूर नजर आए, लेकिन फैसला करेंगे कि पार्टी की बेहतरी के लिए मियां साहब फैसला करेंगे। सर एक और चीज़ जो कुछ खबरें आई पिछले दिनों कि जब हमजा शहबाज साहब को वज़ारत आला मिली तो पार्टी के अपने अंदर से आवाज़ें उठी और फिर ये भी कहा गया कि साबिक आर्मी चीफ भी नहीं चाहते थे। तो सर क्या ये बात दुरुस्त है? मुझे नहीं पता साबिक आर्मी चीफ क्या चाहते थे, और जाहिर सी बात है साबिक आर्मी चीफ के चाहने या ना चाहने से तो नहीं पंजाब का वज़ीर आला लगना था। ये तो पार्टी का फैसला था कि पार्टी किसको बनाना चाहती है। पार्टी में एक देखें ये फ़र्क है PMLN में या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में कि जब वो सवाल पूछते हैं कि जी आपका वज़ीर आज़म कौन होगा या वज़ीर आला कौन होगा, वज़ीर आज़म ख़ास तौर पर, तो कितनी चॉइसेस हैं हमारे पास। मियां नवाज शरीफ ऑब्वियसली इज़ द फर्स्ट चॉइस। मियां शहबाज शरीफ इस वक्त सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी रह चुके हैं, फिर ख्वाजा आसिफ जैसे पुराने लीडर्स हैं और बड़े बड़े लीडर्स हैं, मरियम नवाज हैं एंड सो ऑन। सो उस हवाले से तो हमारे वी आर ब्लेस्ड विद सो मेनी फ्रंट लाइन लीडर्स। दूसरी बात यह है कि सर हमजा शहबाज साहब आपकी चॉइस में नहीं? हमजा शहबाज पर तनकीद होना नहीं, मतलब मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा था। अभी तो हम पंजाब अगर उनको कोई रोल मिलेगा तो इंशाल्लाह ताला पंजाब में मिलेगा, बट मैं इस वक्त इसलिए नहीं कह सकता। बिल्कुल दो राय तो होती हैं। आइंदा भी जब अगले इलेक्शंस के बाद कोई भी बनेगा, कोई भी पोजीशन होगी मतलब चीफ मिनिस्टर के तौर पर, तो उसमें दो राय तो होंगी कि जी किसको ए को बनना चाहिए या बी को बनना चाहिए। तो इस दो राय का कोई मतलब ये नहीं होता कि जी इसमें कोई बड़ी पार्टी में गड़बड़ है। और हमजा शहबाज की बड़ी स्ट्रेंथ है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। वो 2002 में जब इलेक्शंस हुआ है तो वो बहुत एक यंग थे और उस वक्त पूरा शरीफ खानदान तकरीबन बाहर था एंड ही वाज वन ऑफ द मेन प्लेयर्स PMLN की सियासत का। उस वक्त सियासत फिर 2008 का इलेक्शन हुआ, उसके बाद बाय इलेक्शंस हुए बहुत से, तो वो उनको कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स की समझ बूझ भी है
और जाहिर सी बात है वो असासा है पार्टी का। ठीक, ज़ुबैर साहब, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ताल्लुकात कैसे हैं? खुशगवार ताल्लुकात हैं सर? क्योंकि पिछले आर्मी चीफ के साथ आपके तो बेहतरीन अच्छे मरासिम थे, अच्छे ताल्लुकात थे, नए आर्मी चीफ के साथ भी हैं सर? कोई लंच डिनर वगैरह हुआ है आपका साथ में? नहीं, मेरा कोई लंच डिनर नहीं हुआ और मुझे करना भी नहीं चाहिए। जाहिर सी बात है, ये तो पार्टी लीडरशिप हमारे हालात और जिस तरह किसी भी हुकूमत के, इस वक्त तो हम हुकूमत में हैं और हुकूमत के हालात फ़ौज के साथ अच्छे ही होने चाहिए और अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे हालात हैं। जाहिर सी बात है, वो जब हम ऑपोजिशन में थे तो उस वक़्त कोई इतने अच्छे हालात नहीं थे, लेकिन उसको आपने देखा कि उन्होंने ख़ुद रियलाइज़ किया था कि पीटीआई ने तो बिल्कुल डुबो दिया था और उसका जो सारा ब्लेम था वो साबिक आर्मी चीफ को सहना पड़ा था और बर्दाश्त करना पड़ा था। तो ऐसी सिचुएशन तो होनी भी नहीं चाहिए। हुकूमत वक्त की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और फैसला साजी जो है, जो बुनियादी फैसले हैं, चाहे वो मईशत के हवाले से हैं, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, वो हुकूमत वक्त को करने चाहिए विद द सपोर्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। फ़ौज बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से। तो उनको लड़ाई करके तो नहीं आप आगे चल सकते हैं, ऑन बोर्ड लेके आगे चल सकते हैं। सही सर, आईएमएफ के हवाले से भी बात करते हैं। आईएमएफ की डिमांड पर हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगा दिए हैं, पेट्रोलियम लेवी को बढ़ा दिया है, जिस पर पिछली हुकूमत पर ऑब्वियसली तनकीद होती रही थी, बार बार मलबा उनके ऊपर डाला जाता रहा। वो सारे काम किए जा रहे हैं, फिर भी सर आखिरी किस्त जो है, ये 9th रिव्यू, ये फाइनलाइज होकर नहीं दे रहा है। इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी साहब ने तो मुतालबा कर दिया है सागदार साहब से कि वो इस्तीफा दें। वो तो जाहिर सी बात है, चाहेंगे कि हमेशा जो हुकूमत वक्त हो वो इस्तीफ़ा ही दे दे। वो तो एजुटेशनल पॉलिटिक्स के अलावा कुछ मेरे ख्याल है पीटीआई को आता नहीं है। जहाँ तक ये 9th रिव्यू है, बिल्कुल ये इसमें सबके सामने है कि ये बहुत अरसे तक पिछले सितंबर अक्टूबर के बाद से ये स्टेलमेट रहा है और आईएमएफ की प्लीज़ किरण इस चीज़ की वजाहत करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इस दफ़ा क्यों इतना मुश्किल हुआ है कंपेयर टू द पास्ट। आखिरकार पाकिस्तान 23rd IMF प्रोग्राम है और एक IMF प्रोग्राम जो था 2013 से 2016, उसमें मैं इसाक डार साहब के साथ शामिल भी था। 12 रिव्यूज़ हुए थे दुबई में और हर रिव्यू में मैं होता था। इतनी मुश्किलात नहीं थी और वो वैसे बाय द वे मैं बता दूं, वो वाहिद है 23 प्रोग्राम्स में जो सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ था। लेकिन इस दफ़ा जो मुश्किलात ज़्यादा हुई हैं वो उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है, आपकी जो इकॉनमी जितनी ज़्यादा ख़राब होती है, अब 1-1.25 साल के लिए ये हमारी हुकूमत आई थी और वो भी लास्ट 1.25 साल जब इलेक्शन से पहले, तो अवाम ये कोई IMF के साथ मतलब पैकेज में जाने का वक्त नहीं होता। बिकॉज IMF का मतलब ये होता है कि मुश्किल तरीन फैसले करने पड़ते हैं आपको, जो अनपॉपुलर फैसले होते हैं, जिसकी वजह से अवाम पर बोझ पड़ता है, इसमें कोई शक नहीं होता। तो हमारे लिए एक ये मुश्किल चीज़ थी IMF की शराइत को मान के अवाम पर इतना बोझ डालते चले जाएं जिससे उनके लिए एक नॉर्मल लाइफ गुजारना मुश्किल हो जाए। लेकिन एट द सेम टाइम हमें एक बैलेंस करना था कि एक तरफ IMF प्रोग्राम था, उसके शॉर्ट टर्म फ़वाइद भी हैं लेकिन उससे ज़्यादा उसके लॉन्ग टर्म फ़वाइद भी हैं और अवाम को हमारा समझाना फिर फ़र्ज़ है कि देखें ये एक मुश्किल वक्त है जिसमें हमें कौन चाहता है कि इलेक्शन से 2 महीने पहले आप वो मुश्किल फैसले करें। जैसे आपने टैक्स का जिक्र किया, टैक्स सैलरीड क्लास पर बढ़ा दें या दूसरी चीज़ें आप करें, जिस तरह पिछले 1 साल में पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं, बिजली की प्राइसेस बढ़ाई हैं। कोई भी नहीं हुकूमत चाहती, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप इलेक्शंस में जाते वक्त तो आप अच्छे चीज़ें करते हैं ताकि वो आवाम खुश हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले। जिस वक्त बजट पेश किया गया था तो उस वक्त तो कहा जा रहा था कि ये इलेक्शन बजट लग रहा है, लेकिन फिर ये मुतवातिर चीज़ें तब्दील हो रही हैं। इनफैक्ट उसमें एक ऐलान भी किया गया था कि $1 लाख लाने वाले से पूछा नहीं जाएगा, फिर उसके बाद वो वापस लिया गया है हुकूमत की तरफ से। तो ये IMF के मुतालबे पर वापस लिया गया ऐलान। देखिए ये इसमें ये मेरा ख्याल है ना कहना कि ये गलत होगा। ये IMF डिक्टेटेड बजट है बिकॉज हम जाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो बुनियादी ज़रूरियात है मईशत के हवाले से वो डॉलर्स की कमी है और उसके लिए हमें IMF के साथ जाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो जो $1.1 बिलियन आ जाएंगे, लेकिन उसके साथ हमारे दोस्त ममालिक से भी पैसे आएंगे और उस एक दफ़ा आपके साथ IMF
ऑन बोर्ड हो जाता है इस तरह से, तो फिर आप दूसरे मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं, दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ जाके बॉन्ड्स के थ्रू आप रेज कर सकते हैं। तो डॉलर्स आना बुनियादी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान की। उसके वजह से हम IMF के साथ जाना और मुश्किल फैसलों के साथ जाना कोई आसान काम नहीं होता। ये बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, अवाम को समझाने की ज़रूरत होती है। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के अवाम इस चीज़ को समझेंगे कि जो अभी सख्त फैसले हैं वो उन्हीं के फ़ायदे में होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सही सर, आगे बढ़ते ही सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो 7 रुकनी बेंच को चैलेंज करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने फरूक नसीम साहब को अपना वकील किया है, तो सर ये वकील किया गया है आप लोगों की तरफ से या दिया गया है? मतलब अगर वज़ीर आज़म ये फैसला भी नहीं कर सकते खुद से कि मैंने वकील कौन सा रखना है, तो ये इतना भी नहीं मेरा ख्याल है इस हद तक अंदाज़ा लगाना तो सही नहीं होगा। वो एक बहुत अच्छे वकील हैं और पहले भी बड़े बड़े केसेस पे उन्होंने बड़े बड़े लोगों को रिप्रेजेंट किया है। तो और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उनका तजर्बा भी है। उन्होंने पिछले जब जो अदबार था उसमें भी रिप्रेजेंट किया था। तो मेरा ख्याल है ही इज़ वन ऑफ द टॉप लॉयर्स एज फार एज दिस पर्टिकुलर केस इज़ कंसर्न्ड। और ये पाकिस्तान का के हवाले से बड़ा एक इम्पॉर्टेंट केस है। जाहिर सी बात है May 9 के जो इवेंट्स थे वो कोई छोटा इवेंट को तो ये वज़ीर आज़म की चॉइस पर सर ये ठीक ये केस को आगे लेकर चलेंगे वज़ीर आज़म साहब की चॉइस पर। सर ये फरमाइए कि इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने के इख्तियार में जो कानून साजी हो रही है, सदर के पास जो रहे सही चंद इख्तियारात हैं वो भी उसमें भी कमी हो गई है, तो आप नहीं समझते कि सदर का तो सिर्फ अलामती ओहदा रह गया है? पहले भी अलामती था। और ये तो देखें ना, इलेक्शन कराने का सदर से क्या ताल्लुक है? अगर देखा भी जाए कि ये तो इलेक्शन कमीशन का एक्सक्लूसिव डोमेन है। इंडिया इज़ अ फंक्शनिंग डेमोक्रेसी और पूरी दुनिया उसको मानती है, उसकी जो जमहूरियत है। उधर किसके पास इख्तियार होता है? इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होता है ना। इलेक्शन कमीशन डिटर्मिन करता है कि पूरे इंडिया में या डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शन कब होगा, क्या कैसे होगा और क्या नहीं होगा। तो और इस वजह से मेरा तो आपको मैं एक चीज़ कहूँ कि इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो केयर टेकर का भी यहाँ कॉन्सेप्ट है वो इस वजह से है कि लोगों का जो ट्रस्ट है इलेक्शन कमीशन में नहीं है। वो समझते हैं कि जी अगर हुकूमत होगी और इलेक्शन होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस कर सकेगी। जितना आप उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। सही सर, असद उमर साहब के हवाले से बात करना चाहूँगी। ये उन पर बड़ी तनकीद हो रही है कि मुश्किल वक्त में उन्होंने PTI का साथ छोड़ा है। आप समझते हैं कि ये उनका दुरुस्त फैसला है? ये वो वक्त है कि इस वक्त में पीछे हटा जाए? नहीं, मैं तो नहीं कमेंट करूँगा। जाहिर सी बात है वो मंजे पे सियासतदान है और वो चीज़ों को समझते हैं। क्या उनको फैसला करना चाहिए था जो उन्होंने फैसला किया है, तो वन हैज़ टू गो विद एंड रिस्पेक्ट हिज डिसीजन। मेरा अपने थिंकिंग कुछ और हो सकती है, बट मेरे पास वो वजूहात या वो इनसाइड इंफॉर्मेशन नहीं है जो असद के पास या अली जैदी के पास या इमरान इस्माइल या दूसरे जो लोग हैं, फवाद चौधरी, उनके पास होगी। सो हम उस हिसाब से तो क्रिटिसाइज ज़रूर करते हैं। ओवरऑल जो है, असद उमर की बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ PTI को, कि इस वक्त उनको खड़ा होना चाहिए था। और जैसे पाकिस्तान में सियासतदानों ने या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने फाइट बैक किया है, क्योंकि सबके लिए हमेशा अच्छे दिन नहीं होते। PMLN हैज़ गॉन थ्रू मच वर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मिलिट्री की हुकूमत हमारे ऊपर बैठी थी, मिलिट्री मार्शल लगा हुआ था। इसी तरह से पीपल्स पार्टी ने मुश्किल तरीन वक्त देखा। तो मेरा ख्याल है उस हवाले से ओवरऑल तो मैं PTI ने वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया। जी सर, बहुत सारे सवालात मेरे पास रह गए हैं आपसे बात करने के लिए। बस लास्ट ही अगर मुझे मुख्तसर बता सके, मैंने ब्रेक लेना है। नून लीग अप्रोच करेगी असद उमर साहब को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। आई डोंट थिंक सो। ऐसे कोई चीज़ मैंने देखी है या सुनी है या महसूस की। जी ठीक, सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे। बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू चल रही थी। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। साथ रहिए।
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग ख़ाफ के साबिक गवर्नर हैं पंजाब के चौधरी सरवर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सरवर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, ये इलेक्शन कमीशन को तारीख दे देने का मुकम्मल इख्तियार दे देना समझते हैं आपकी दुरुस्त फैसला है सर? देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो मैं समझता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है और उस इंडिपेंडेंट अदारा जो है उसके पास मेरे ख्याल में तो अगर हम उनको एम्पावर करेंगे तो इससे जमहूरियत जो है वो स्ट्रेंथन होगी, कमज़ोर नहीं होगी। सर, ये हुकूमत जो है वो अक्टूबर से नवंबर में ले जाना चाहती है इलेक्शन को, तो क़ाफ लीग इसकी हिमायत करेगी? देखें, ये तो अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है। अगर वो लास्ट डेट पे जो है वो असम्बलियाँ जो हैं डिज़ाल्व करेंगे तो फिर उनके साथ 60 डेज़ हैं। अगर वो जो है 13 अगस्त से 2-3 दिन पहले डिज़ाल्व कर देते हैं तो फिर उनके पास 90 डेज़ जो हैं वो इलेक्शन करवाने के लिए हैं, जो कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि एक आइनी मसला है, आइनी बात है। सर, यानी कि अगर ये आइनी मसला है, आइनी बात है, तो फिर तो क़ाफ लीग गालिबन साथ देगी। सर, पिछले दिनों चौधरी शुजात की चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात हुई थी जेल में। इस हवाले से ज़रा फरमाइएगा, क्या परवेज़ इलाही साहब का इम्कान है क़ाफ लीग में वापसी का? सर देखें जी, मुझे तो ऐसी मुशावरत जो है चौधरी शुजात साहब से या सालिक साहब से या शाफ़े हुसैन साहब से ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें उन्होंने कहा हो कि वो परवेज़ इलाही साहब वापस आ रहे हैं या वापस आना चाहते हैं। तो मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि ये सारी क्या सराइयाँ हैं। सही। सर, इसके अलावा चलें, वापसी उनकी हो रही है या नहीं हो रही, इस पर बात हुई हो या ना हुई हो, लेकिन जेल में जिस तरह का सलूक है या जिस तरह उन्हें रखा गया है, इस पर कोई बात हुई है? जेल में C क्लास पे रखा गया, फिर चौधरी शुजात साहब से मुलाकात हो गई, तो क्या उसके बाद कोई सहूलियात वगैरह मिली परवेज़ इलाही साहब को? देखिए जी, मुझे तो जो उनके साथ बात मेरी हुई थी तो वो मैं समझता हूँ कि एक फैमिली इशू है। वो उनके भाई हैं और रिश्तेदार हैं, तो जब भी कोई तकलीफ़ में होता है या मुश्किल में होता है तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इट्स राइट थिंग टू डू कि वो गए हैं जेल में जाकर उनकी खैरियत जो है दरियाफ़्त की है। उन्होंने जो मुझे बात बताई है वो तो सिर्फ़ एक बात उन्होंने जो है बताई कि उनके पाँव जो हैं वो सूजे हुए थे और उनकी जो सेहत है या सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। एटलीस्ट आप ये तो मुझे कंफर्म कर सकते हैं ना कि परवेज़ इलाही साहब जब आए थे अदालत तो वो ये दावा कर रहे थे कि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं रखा गया, उनको C क्लास में रखा गया। तो सर, क्या वाकई उन्हें C क्लास में रखा गया और फिर उसके बाद मुलाकात के बाद कोई तब्दीली वगैरह हुई? देखें, ये बातें मैंने भी मीडिया में ही सारी पढ़ी हैं और इस बारे में मेरी शुजात साहब से कोई बात जो है वो नहीं हुई है। सही। अच्छा सर, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अभी पिछले दिनों चौधरी शाफे ने इस पर ट्वीट भी किया था। वो कह रहे थे कि परवेज़ इलाही साहब तो आना चाहते हैं लेकिन बाहर बैठा हुआ एक शख्स वो नहीं मान रहा है और वो मोनिस इलाही साहब की तरफ इशारा कर रहे थे। तो सर, मोनिस इलाही क्यों बज़द हैं? वो क्यों नहीं चाहते कि जो पुरानी जमात है उनकी, इनफैक्ट आबाई जमात है उनकी, उसमें वापस आया जाए? देखें, मेरे अपनी जो सोच है वो ये है कि चौधरी शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनमें जो इख्तलाफात हैं वो जो हैं उस वक़्त शुरू हुए हैं जब चौधरी शुजात साहब ने परवेज़ इलाही साहब के कहने पे 2 दफ़ा मुस्लिम लीग नून को पीपल्स पार्टी के ज़रिए राज़ी किया कि वो इनको चीफ़ मिनिस्ट्री देने के लिए तैयार हो गए। और उसके बाद चौधरी शुजात साहब ये समझते हैं कि जब इंसान वादा कर लेता है तो उसको पूरा जो है वो करना चाहिए। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब मोनिस इलाही साहब के इन्फ्लुएंस में आकर वो तहरीक इंसाफ के साथ चले गए। मेरी तो जो मालूमात हैं बस यहाँ तक हैं। अच्छा सर, ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो ये हल हो सके। बतौर सियासी कारकुन भी आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जो हल ना हो सके। सर देखें जी, मसला तो अगर फरीकीन चाहें तो सारे मसले जो हैं वो हल हो सकते हैं,
लेकिन आपको मालूम है कि हम भी फैमिली वाले लोग हैं, और जब भाई जो हैं उनके दरमियान बड़ा इत्तेफाक होता है, लेकिन जब बच्चे जवान होते हैं तो उनकी अपनी अपनी सम्मत हो जाती है, जिससे फैमिलीज़ जो हैं वो डिवाइड जो हैं हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये इसी किस्म का कोई मसला है, ये बच्चों के इख्तलाफात हैं। सर चलें एक इम्कान पे बात करते हैं। अगर परवेज़ इलाही साहब वापस आते हैं मुस्लिम लीग क़ाफ में, तो इससे पहले तारिक बशीर चीमा साहब के साथ बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं, तो अगर वो वापस आते हैं तो क्या मेन स्ट्रीम में रहेंगे फिर तारिक बशीर चीमा साहब? देखिए जी, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपको मालूम है कि मैं तो पार्टी में बिल्कुल अभी नया आया हूँ। उनके साथ तल्कात, एक वक्त में तो उनके साथ बहुत अच्छे तल्कात थे, जब वो प्राइवेटली कहते थे कि चौधरी सरवर नूं संभालो भाई, ये बुज़दार नूं चलने नहीं दे रहा। तो उस वक्त तो उनकी बड़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब अगर है या नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। सही। चौधरी सरवर साहब से गुफ्तगू चल रही है प्रोग्राम में, एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आपकी पुरानी जमात के जो लोग थे वो कितने लोग हैं इस वक्त अभी आपसे राब्ते में? कुछ अभी मैं पिछले पढ़ रही थी, फवाद चौधरी साहब के हवाले से भी बात की गई, उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी राब्ते में। तो कितने लोग हैं जो इस वक्त राब्ते में हैं और मुमकिन तौर पर हम उन्हें काफ लीग में देखेंगे फिर? देखिए, मैं पहली बात तो मैं एक सियासी आदमी हूँ, और मैं कभी भी कोई दोस्त मुझसे मशवरा मांगे तो मैं हमेशा जो है अपनी पार्टी का या अपना मफाद नहीं, बल्कि मैं समझता हूँ कि सियासी जो है उसका हल जो है वो क्या है। मैं ये समझता था और मैं ये समझता हूँ कि देखें, लोग इस वक्त तहरीक इंसाफ पर मुश्किल वक्त है, और मुश्किल वक्त में जो लोग साथ छोड़ते हैं उनको पाकिस्तान के लोग और ख़ासकर पंजाबी लोग जो हैं वो उसको पसंद नहीं करते हैं। वो समझते हैं कि अच्छे दिनों में छोड़ दें ठीक है, बुरे दिनों में किसी को मुश्किल वक्त पे नहीं छोड़ना चाहिए। यानी अगर इस वक्त पीटीआई से कोई निकल के मुस्लिम लीग क़ाफ में आना चाहे सर, तो क़ाफ लीग में उनके लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मेरी बात ज़रा अभी मुझे मुकम्मल कर लेने दें कि देखें, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हम जी पार्टी छोड़ रहे हैं, चलो हो गया जी। फिर साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है कि हम सियासत भी छोड़ रहे हैं, फिर होती है कि हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। तो फिर आप किसी पार्टी में चले जाते हैं तो आवाम में इसका जो रिएक्शन है वो बहुत सख्त होता है। मेरे पास आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत अच्छे जो मेरे दोस्त हैं और जो उनके कैंडिडेट थे अपना ये इस पंजाब असम्बली के इलेक्शन में, तो मुझे आज सुबह मिले हैं और उन्होंने कहा कि हम आपसे मशवरा करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई, पहली बात यह है कि आप अपने जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनके लोगों से मशवरा करें, उनसे पूछें। अगर वो इस बात पे राज़ी हो जाते हैं कि हमारे साथ आ जाएं, तो हम जो लोग अच्छे करैक्टर के हैं, जिन लोगों के ख़िलाफ़ करप्शन के कोई इल्ज़ामात सीरियस नहीं हैं, तो हम उनको ले लेंगे। लेकिन कोई जल्दी करने की किसी किस्म की भी ज़रूरत जो है वो नहीं है। सर ये जो चौधरी शाफी साहब कह रहे हैं, फवाद चौधरी का भी नाम ले रहे हैं, दीगर पीटीआई के लोगों की भी बात कर रहे हैं, सर अगर उनकी शमूलियत होती है क़ाफ लीग में तो बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र सर क्या मुखालिफत करेंगे आप उनकी? नहीं, मैं तो अभी अब देखें, मुखालफत करनी तो उस वक्त है जब हमें पार्टी में आए कि हमसे मशवरा करे। लेकिन पहली बात तो यह है कि जो भी हमसे बात करेगा वो कॉन्फिडेंशियल होगी। हम लोगों में ये तो नहीं तशहीर करेंगे कि फ़लाँ हमारी पार्टी में आना चाहता है, हमने उसको नहीं लिया। हर एक की एक इज़्ज़त नफ्स होती है। लेकिन जिन लोगों के साथ हमारे जो है राब्ते हैं, जो लोग हमारे साथ आना चाहते हैं, अच्छे लोग हैं और इंशाअल्लाह मुनासिब वक़्त पर वो हमारे साथ शमूलियत जो है वो इख्तियार करेंगे। सर फवाद चौधरी साहब का नाम लिया ना चौधरी शाफे ने, आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए, मुश्किल वक्त है इस वक्त पीटीआई पर, जो लोग छोड़ के आएंगे तो ये उनकी एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल हो जाती है। देखें प्लीज़, आप फवाद चौधरी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। वो उन हर बंदे की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, अपने मुश्किलात होती हैं। तो मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि पॉलिटिकली
जो है जो ऐसे मौक़ों पे लोग छोड़ते हैं तो उससे लोग जो हैं उनको जो फीडबैक मुझे मिल रही है जिन हलकों से, वो लोग जो हैं वो इस बात पे खुश जो है वो नहीं होते हैं। लेकिन मजबूरियां हैं लोगों की, लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, अपनी अपनी सियासत में लोगों ने ज़िंदा रहना है। तो लेकिन इंशाल्लाह जब लोग हमारे पास आएंगे, शामिल होंगे, तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा फ़लाँ हमारी पार्टी में आ गया है। उस्मान बुज़दार साहब की कोई जगह है सर पीटीआई में, काफ लीग में? और फवाद चौधरी को वेलकम करेंगे फिर आप? देखिए, फिर आप फवाद चौधरी और बुज़दार साहब के अलावा आपको कोई, मेरे ख्याल में आज आपका जो फोकस है वो 3 चीज़ों पे है। परवेज़ इलाही साहब पे है, फवाद चौधरी साहब पे है और फिर बुज़दार साहब पे है। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि किसी में फवाद चौधरी से मेरा 3-4 दफ़ा मैं मिला हूँ। चौधरी साहब मेरी बात का एंगल चेंज कर दें, आप कोई नाम ले दें। लेकिन पार्टी में आने और ना आने की ना मैंने दावत दी है, ना उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट दी है, तो ये चीज़ें अभी कबल अज़ वक्त हैं। अच्छा सर, एक और चीज़, मुस्लिम लीग काफ पंजाब से 25 सीट्स जीतने का दावा कर रही है। ये टारगेटेड 25 सीट्स हैं सर या उम्मीद है? देखें जी, सियासत में उम्मीद तो रखनी चाहिए और हम चूँकि बिल्कुल हमने तो 3 महीने हुए हैं पार्टी की तंजीम साजी शुरू की है और एक बात पे मुझे फ़ख्र है कि आज भी हमारा लाहौर का सिर्फ यूथ कन्वेंशन था जिसमें 1000 से ज़्यादा यूथ जो है हमारे कन्वेंशन में शामिल हुआ है। और मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ऑर्गेनाइज़र रहा 1 साल, उस वक़्त भी इतनी बड़ी तादाद में यूथ जब हम पुकारते थे तो इकट्ठा नहीं होता था जितने हमने 2 कन्वेंशन किए हैं जिसमें यूथ जो है हज़ारों की तादाद में हमारे साथ जो है, कसीर तादाद में हमारे साथ शामिल। देखें, असल बात यह है कि लोग डिसइल्यूजन हो गए हैं, लोग परेशान हैं। यूथ जो है उनके ख्वाब जो इमरान खान के साथ वाबस्ता थे वो टूट गए हैं। तो वो कोई ना कोई सोचते हैं कि कहीं से होप मिले जो इस मुल्क को इस बहरान से निकाले। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चौधरी सरवर साहब। प्रोग्राम में जूते, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह आने वाले हफ्ते में ईद के स्पेशल प्रोग्राम्स के साथ आपसे होगी मुलाकात। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।